नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल आपको याद होगा निशिकांत दुबे ने एक बहुत घटिया और गंदी टिप्पणी की थी एसवाई कुरैशी साहब पे, जो न केवल पुराने चुनाव आयुक्त हैं, हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, बल्कि उन्होंने मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है इस बात का जो प्रचार किया जाता है उस पर एक बहुत शानदार किताब लिख के आंकड़ों से क्लियर कर दिया था कि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गंदा प्रचार है। एसवाई कुरैशी के लिए निशिकांत दुबे ने लिखा था कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, मुस्लिम आयुक्त थे। अब होना यह चाहिए था, एक्सपेक्ट यह किया जा रहा था कि कुरैशी साहब इसका लंबा जवाब देंगे, लेकिन देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो नीच लोगों के साथ उलझते नहीं हैं। उनका थप्पड़ ऐसा पड़ता है कि पांचों उंगलियां उभर के आ जाती हैं, लेकिन आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। तो कुरैशी साहब ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कोट कर दिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी के बड़े लेखक हैं, आप लोग जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि सुअर के साथ कुश्ती कभी नहीं लड़नी चाहिए, पिग के साथ, शुअर के साथ कुश्ती कभी नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि एक तो आप गंदे हो जाते हैं और दूसरा सुअर तो यही चाहता है कि उसके साथ मिलकर कोई मिट्टी में लोटे। गंदगी में लोटना तो उसका शौक है, तो उसका शौक हम क्यों पूरा करें और खुद क्यों गंदे हों। कुरैशी साहब ने यह लिखा। जाहिर तौर पर निशिकांत तिलमिला गया होगा, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। लोग तो बहुत तेज हैं, लोगों ने तुरंत उसका एक पुराना ट्वीट ढूंढ लिया जिसमें वो भिड़ा हुआ था कांग्रेस के अंग्रेजी दां नेता शशि थरूर से, और शशि थरूर ने भी उसके लिए यही कोट यूज किया था, यही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एग्जैक्ट यही लाइन यूज की थी, और उसको पलट के निशिकांत ने लिखा था, हां मैं सुअर हूं। अब उस समय उसको अपनी सच्चाई पता चल गई होगी एक क्षण के लिए, और वो लिख गया होगा। लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया वो ट्वीट, और अब पूरे ट्विटर पर वायरल हो रहा है निशिकांत दुबे का वो ट्वीट जिसमें वो कहता है, हां मैं सुअर हूं। तो जब निशिकांत दुबे खुद को हां मैं सुअर हूं कहता है, तो फिर कोई दूसरा कहे तो उस पर आपत्ति कैसे जताई जा सकती है। खैर, मामला यह है कि निशिकांत दुबे बुरा फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो अर्जियां लगी हैं उसके खिलाफ जांच की कि उसने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। अब देखिए, वो एक सांसद है, मंत्री बनना चाहता है बेचारा, हर बार सांसद तो बन जाता है, लेकिन कुछ होगा ऐसा कि मोदी जी ने आज तक उसको मंत्री नहीं बनाया है। कोई ना कोई बात तो होगी। तो इस समय अपने आप को ज्यादा नफरती साबित करके कैसे भी मंत्री बनने के लिए लगा हुआ है। अब इसके बीच में अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जांच हो जाती है और उसको सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाता है, तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। सांसदी बचना भी मुश्किल हो जाएगी, मंत्री बनने का सपना तो टूट ही जाएगा। अब ये जब घबराए हुए हैं, ये परेशान है, हुआ क्या है, दो अर्जियां गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज करने की जगह धनखड़ के खिलाफ भी अर्जी गई है। इनको खारिज करने की जगह सीधे अटॉर्नी जनरल के पाले में गेंद डाल दी है कि भैया आप जांच कीजिए और गलत पाइए तो सजा दीजिए। अटॉर्नी जनरल के ऊपर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचाते हैं या फिर सरकार की तरफ से बैटिंग करते हैं, और इसीलिए इस मुद्दे को कैसे भी बहकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए लगातार निशिकांत दुबे भी पागलों की तरह बकबक किए जा रहा है, और उसकी पार्टी भी बहुत सारी कोशिशें कर रही है कि कैसे भी मुद्दा भटकाया जाए। जैसे उसने कहा कि कैलाश नाथ वांचू, जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे भारत के, कश्मीरी पंडित थे 1967 से 68 तक, उन्होंने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। तो सुप्रीम कोर्ट वाले पागल थे कि उनको ऐसे ही बिठा लिया था। अरे भाई, वो बाकायदा ऑक्सफोर्ड गए थे, बाहर गए थे, पढ़ाई की थी उन्होंने, आईसीएस थे, और इसकी वजह से लीगल ल्यूमिनरी थे, जानते थे, इसकी वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। आप जाके जब कुछ होता है तो इतिहास खंगालना शुरू कर देते हैं। अपने टाइम का बताइए ना भाई, आपने 5वीं पास या 8वीं पास या 10वीं पास को शिक्षा मंत्री कैसे बना दिया, जो कहती थी कि मेरे पास येल की डिग्री है, और पता चला कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए येल की एक कोई 8-10 दिन का कोई सर्टिफिकेट लिया था उन्होंने, उसको तो आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत लोगों को याद आ गए। एक प्रवक्ता कह रहा था कि वो अनपढ़ हैं। अरे बेवकूफ, 21 साल की उम्र में जिसने अल हिलाल नाम का अखबार निकाल दिया, जिसने ब्रिटिश राज में तहलका मचा दिया था, वो आदमी तुमको अनपढ़ नजर आ रहा है? उसके सामने तुम्हारे जैसे लोग बौने नजर आओगे। खैर, इतिहास में मैं नहीं जा रहा, जरा वर्तमान में रहते हैं। इतिहास की बातें तो अपन करते ही रहते हैं। तो इनको बचाने के लिए बहुत सारा तमाशा किया गया, और सबसे आसान तमाशा क्या है?
राहुल गांधी जो ही विदेश जाते हैं सबको पता होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बिलबिलाने वाला है। तो राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच में बोल रहे हैं और वहां जो भारतीय रहते हैं उनके बीच में भी उन्होंने बात करते हुए महाराष्ट्र में हुए चुनाव पर बात करते हुए बहुत साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग विश्वसनीय नहीं रह गया है, महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने पहले भी यह बात कही है और बहुत साफ साफ कही है ये बात कि हिमाचल प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतनी तो वहां पर वोटर लिस्ट बढ़ गई आखिरी साल में। आखिर ऐसा कैसे हो गया? 5 साल में जितनी वोटर लिस्ट नहीं बढ़ी उतनी आखिरी साल में बढ़ गई। आखिर ऐसा कैसे हो गया? यह सवाल तो उन्होंने पूछा है। और यह सवाल तब और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब महाराष्ट्र का एक निलंबित इंस्पेक्टर कासले बाकायदा अपने मोबाइल पर बैंक स्टेटमेंट दिखाकर कहता है कि 10 लाख रुपए मुझे दिए गए थे इस बात के लिए कि आप जो है वो किसी भी तरह ये जो इलेक्शन मशीनें वगैरह हैं, ईवीएम मशीनें वगैरह हैं, इनके करीब मत जाइए, इनसे दूर रहिए ताकि ईवीएम मशीनें बदली जा सके। उसने ठोक कर यह दावा किया है कि केवल मेरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं हुई, जिसकी वजह से जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में इतनी बुरी तरह से हारी थी, उसको विधानसभा में ऐसा बहुमत मिला कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी भरोसा नहीं हो रहा था। कासले का यह बयान आया, इसके बाद हमारे चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी जांच करेंगे। इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? कासले का बयान सोशल मीडिया पर क्यों नहीं चल रहा है? कासले का बयान हमारे गोदी मीडिया के अंदर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। कल एक फालतू की घटना पर पूरा गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पगलाया रहा। कर्नाटक की घटना थी जहां एक एयरफोर्स के ऑफिसर का वीडियो कलकत्ता से आता है कि उसको स्विगी के एक बंदे ने मारा पीटा है। बाद में जब सीसीटीवी सामने आती है और वो कहता है भाषा के मुद्दे पे मारा मुझे, कि मुझे भाषा नहीं आती थी। स्विगी से जो खाना पहुंचाता है वो भाषा के मुद्दे पर क्यों मारपीट करेगा? स्विगी में कौन से लोग जाते हैं? वही लोग जिनकी दाल रोटी का इंतजाम नहीं होता है, लोगों के घर घर खाना पहुंचाकर किसी तरह से जिंदगी चलाते हैं, वो भाषा के मुद्दे पर आपसे लड़ने जाएंगे? खैर, जब सीसीटीवी के फुटेज सामने आई तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मामला उल्टा था। ये जो आईएएफ के अफसर साहब थे, इन्होंने बहुत बुरी तरह से हाथों से और जूतों से उसको पीटा था। उसके बाद भीड़ को गुस्सा आ गया और इनकी भी पिटाई हुई, तो ये भाग के कलकत्ता चले गए और कलकत्ता जाकर वीडियो बनाकर उस स्विगी वाले को बदनाम करने की कोशिश की इन्होंने। और चूंकि मामला कर्नाटक का था, चूंकि मामला एक ऐसे राज्य का था जहां विपक्ष का राज्य है, तो पूरा का पूरा लग गया गोदी मीडिया उसका प्रचार करने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने, कासले साहब ने, जो निलंबित हैं इस समय, उन्होंने जो गंभीर आरोप चुनाव को लेकर लगाए हैं, उस पर संबित पात्रा से लेकर गोदी मीडिया ने अपना मुंह क्यों सिल लिया है, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। यही नहीं, उसने तो सीधे नाम लेकर इनकी सरकार के एक मंत्री के ऊपर, धनंजय मुंडे के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सुपारी दी थी अपने ही आदमी को मरवाने के लिए। कोई जांच कहीं नहीं हो रही है, कोई बात कहीं नहीं हो रही है। कुरैशी साहब की याद आ रही है, वांचू साहब की याद आ रही है, फलाना की याद आ रही है, ढिमकाना की याद आ रही है। एक संगीत रागी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। मुझे उसके छात्रों के लिए बड़ी दया आती है कि आखिर ये आदमी क्या पढ़ाता होगा और वो लोग क्या पढ़ते होंगे। एक बार एक कार्यक्रम में ये आज तक वाले जो है एक फेस्टिवल करा रहे थे, गलती से मुझे बुला लिया। वैसे तो मुझे बुलाने की हिम्मत कभी कर नहीं पाते हैं, लेकिन गलती से मुझे बुला लिया था। मेरे सामने पड़ा था और नेहरू पे बहस हुई थी, तो ठंडा कर दिया था उसको मैंने बहुत कायदे से। और कितना विद्वान है, कितना पढ़ा लिखा है और कितना बदतमीज है, ये सब खुल के वहीं सामने आ गया था। जब उसको उसी की भाषा में मैंने जवाब दिया तो ठंडा पड़ गया था और चुपचाप शांत हो गया था। वो संगीत रागी आज ये कह रहा है, वो इशारा ये कर रहा है कि जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ के जांच की बात चल रही है, कल को सुप्रीम कोर्ट के जज की भी रिटायरमेंट के बाद जांच हो सकती है। भाई, रिटायरमेंट के बाद तो तुम्हारी भी जांच हो सकती है कि तुम यूनिवर्सिटी में कितना पढ़ा रहे थे और कितना नाटक कर रहे थे। और रिटायर होने की भी जरूरत तुमको नहीं है, तुम जिस पोजीशन पे हो उस पर जांच तो सरकार बदलते ही हो सकती है कि तुमने वहां बैठकर सरकार के साथ साठगांठ करके क्या गड़बड़ किया और क्या अच्छा किया। जांच तो मोदी जी की भी हो सकती है रिटायरमेंट के बाद, जांच तो अमित शाह जी की भी रिटायरमेंट के बाद हो सकती है, जांच तो हर मंत्री संतरी की रिटायरमेंट के बाद हो सकती है। करवा लेना इनकी भी जांच। चंद्रचूड़ जी की जांच हो रही है, अरे जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि
चंदे वाला जो मामला था, चुनावी चंदे का मामला था, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, उसको असंवैधानिक घोषित करने के बाद भी चंद्रचूड़ ने उसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे उनकी जांच करवाने, पैसे कैसे उपयोग हुए हैं, पैसे कैसे आए हैं, इसकी जांच करा के इस सदी के सबसे बड़े घोटाले को ओपन क्यों नहीं किया। जांच इसकी होनी चाहिए। जांच इसकी होनी चाहिए कि एक जज के ऊपर आरोप लगता है किसी महिला के शोषण का और उसके बाद वो उसकी खुद ही जांच करता है और रिटायर होने के बाद तुम उसको राज्यसभा का मेंबर बना देते हो। जांच तो इसकी होनी चाहिए और बहुत सारी जांचें होंगी। धमकी दे रहे हो खन्ना साहब को, क्योंकि वक्फ बोर्ड पे उन्होंने फैसला दिया, वो भी फैसला नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ 3 चीजों पर रोक लगाई है जब तक मुकदमा चल रहा है, और जिस खन्ना साहब का पूरा करियर बेदाग रहा है उनको धमकी दे रहे हो। तुम्हारे जैसे टुटपुंजियों की धमकी से अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डरने लगे तो हो गया काम। सोशल मीडिया पे उछल कूद करके, गोदी मीडिया में जाके एंकरों के साथ साठगांठ करके, उछल कूद करके हासिल कुछ नहीं होना है तुम्हें। बस थोड़ी सी ताली बजवा लोगे और थोड़ा अपने मालिक से कहोगे देखो हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ और हमको भी दे दो, राज्यसभा ही दे दो, कुछ भी दे दो, हमको मिल जाए। भाई तुमको इतना तुमने मेहनत की है, तुमको मिल जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमका रहे हो। इस देश का नागरिक होते हुए, लोकतंत्र का नागरिक होते हुए चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी गंदी। कोई कहता है गृह युद्ध भड़का रहे हैं, तुम कहते हो कि सजा हो सकती है, जांच हो सकती है। तुम लोग कानून के विद्वान बन गए हो और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कानून नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा है, सीधे ना सही इनडायरेक्टली। कल कम से कम 2 मामले ऐसे हुए जो जस्टिस गवई के पास गए। अब जस्टिस गवई के बारे में आप जानते हो, वो 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। पहला मामला गया था जिसमें ओटीटी पर एडल्ट कंटेंट रोकने और उसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की बात थी। और ये जो लेके गए थे विष्णु शंकर जैन, ये वही हैं जो सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहते हैं, सरकार के समर्थक हैं और इस तरह के केसेज लगातार करते रहते हैं। जैन साहब घाटकोपर में जैन मंदिर गिरा दिया गया, उसके लिए याचिका लेके नहीं गए, याचिका लेके पहुंचे हुए थे कि ओटीटी पर बड़ा अश्लील कंटेंट आ रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। अरे भाई मत देखो, अश्लील कंटेंट आ रहा है, क्यों ढूंढ ढूंढ के ओटीटी पे अश्लील कंटेंट देखते हो और फिर कोर्ट में पहुंच जाते हो उस पर रोक लगाने के लिए। उस पर लिखा होता है 18+ लिखा होता है, 7+ लिखा होता है, 13+ लिखा होता है, 16+ लिखा होता है, साफ साफ लिखा होता है किस आयु वर्ग के लिए है। लेकिन तुम तो भाई बैठ के रात भर देखते हो, अश्लील कंटेंट देखते होगे और तलाशते होगे कहां कहां है, ताकि कोर्ट में जाके कह सको कि उसको बंद कराओ और तालियां बजवा सको। बाकी तो इससे कुछ मिलना नहीं है, तुम्हारी सरकार है, बंद करवा लो, कोर्ट से क्या कहना है। और लगभग यही बात जस्टिस गवई ने कहा जब उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिसी मैटर है, इसको देखना सरकार का काम है, आप चाहते हैं कोर्ट इसमें दखल दे, हम कैसे करें। हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यप्रणाली के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। यह सीधा टांट था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, यह सीधा टांट था निशिकांत दुबे और धनखड़ जैसे लोगों के ऊपर, और जानबूझकर यह टांट दिया गया, मुझे ऐसा लगता है, विष्णु शंकर जैन के सामने, जो इस सरकार का अंधा समर्थक है। इसके अलावा एक और मामला था जिस मामले में यही बात, एग्जैक्टली यही बात जस्टिस गवई ने दोहरा दी। आपको लगता है कि डर गए हैं जस्टिस गवई, या आपको लगता है कि जस्टिस खन्ना डर जाएंगे? अगर ऐसा लगता है तो अपने दिमाग से यह गलतफहमी आपको निकाल देनी चाहिए। ऐसे ही वो लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन गए हैं। बड़ी लंबी कानूनी जिंदगी देखी है, जितना कानून आप लोग जानते हैं उससे 1000 गुना और लाख गुना कानून वो लोग जानते हैं। हाई कोर्ट में रहे होंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जाने कितने केसेस देखे हैं, जाने कितने फैसले दिए हैं। उनको आप जांच में फंसाने और बाकी सब करने की बात कर रहे हैं, करके देख लीजिए क्या होता है। हां, इतना जरूर कर रहे हैं कि देश के सामने आप बहुत साफ बता दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ तभी तक भरोसा करते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देता है। राहुल गांधी को गद्दार कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? हर बार कहा जाता है राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना बाकी जनता को कोई फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी विदेश में जाकर भारत के लिए क्या क्या कह चुके हैं वो बताने की भी जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कितना सम्मान बढ़ाया है भारत का इन्होंने विदेशों में जाकर। और एक सवाल मेरा है, इंटरनेट के जमाने में देश और विदेश का क्या फर्क पड़ता है?
आप कहीं बयान देते हैं, जब वो ट्विटर पर आता है या किसी अखबार की वेबसाइट पर आता है तो सारी दुनिया उसको पढ़ लेती है। हर बयान इंटरनेशनल है। जब मालदीव को गालियां दी जा रही थी, हमारे यहां के अच्छे खासे पढ़े लिखे अंतरी मंत्री टाइप के लोग दे रहे थे, तो मालदीव में जाके थोड़े दिए थे, यहीं बैठ के दे रहे थे ना। और उसका क्या असर हुआ वो आप लोगों ने देख लिया। ये जो रोज टैरिफ लग रहा है, चाइना और अमेरिका के बीच में वार हो रहा है, तो क्या ट्रंप चाइना में जाके कमेंट कर रहा है, या फिर क्या चाइना के राष्ट्रपति जो हैं वो अमेरिका में जाके कमेंट कर रहे हैं? नहीं, अपने घर में बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं, अपने राष्ट्रपति भवन में व्हाइट हाउस से कमेंट कर रहे हैं, और बात चाइना तक जा रही है और इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ चल रहा है। तो जब इंटरनेशनल जमाना है, सारी दुनिया सब कुछ देख सकती है जो इंटरनेट पे लिखा जाता है और यहां तक कि अखबारों में छपता है उनकी वेबसाइट से, तो यहां बात कही जाए, अमेरिका में कहा जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सवाल तो यह है कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसका जवाब तो देना चाहिए कि आखिर महाराष्ट्र में आखिरी साल में इतने लोग कैसे जुड़ गए जो उसके पहले के 4 साल में नहीं जुड़े। कासले अगर सवाल उठा रहा है तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? कहा है चुनाव आयोग ने जांच होगी, लेकिन हर मामले में जजमेंट देने वाला हमारा गोदी मीडिया उस पर बहस क्यों नहीं करा रहा है? क्यों गोदी मीडिया 4 लोगों को इकट्ठा करा के कासले का बयान चलाकर भाजपा वालों से सवाल नहीं पूछ रहा है कि क्या आपने सच में गड़बड़ की थी? यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह की बहस कभी नहीं होगी। बहस सिर्फ वहीं होगी जहां या तो विपक्ष के राज्यों को बदनाम करना होगा, या राहुल गांधी को बदनाम करना होगा, या मुसलमान हिंदू करना होगा, ताकि ध्रुवीकरण हो। तो निशिकांत दुबे के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये सारी चीजें लाके दे दी, यहां तक कि एक चुनाव एक देश एक चुनाव वाला मामला भी, उस पर भी कोई मीटिंग होने वाली है, उसकी भी खबर चलने लगी। दुनिया भर की खबरें चलने लगी ताकि गोदी मीडिया जो है वो निशिकांत दुबे से किसी तरह से लोगों का ध्यान हटा सके। सोशल मीडिया पर इतना कचरा फैला दो कि निशिकांत दुबे का गंदा बयान दिखाई न दे। कोई गोदी मीडिया ये सवाल पूछे ही नहीं कि अगर निशिकांत दुबे ने सब कुछ अच्छा किया है तो जेपी नड्डा ने क्यों कहा था कि इस बयान से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये उनका निजी बयान है। अगर निशिकांत दुबे का बयान बिल्कुल सही था, अगर निशिकांत दुबे बिल्कुल सही थे, तो भारतीय जनता पार्टी और जेपी नड्डा को उनसे किनारा क्यों करना पड़ा? सीधी सी बात है कि वो बयान बेहद खतरनाक है। और अगर कहीं उसकी जांच हो गई, अटॉर्नी जनरल साहब ने अगर उसकी जांच करा दी, और जांच करा दी, गृह युद्ध जैसी बात की गई है, निश्चित रूप से वो कोर्ट की अवमानना के रूप में सिद्ध होगा 110%। और अगर वो सिद्ध हुआ तो उसके बाद निशिकांत दुबे के लिए आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल होनी है। जिसकी अपनी डिग्री का ठिकाना नहीं है, जिसकी अपनी डिग्री पर सवाल उठा है, वो 1960, 61 और 65 की बात करके कह रहा है कि उनके पास डिग्री नहीं थी। जिसके अपने ऊपर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगा हुआ है, वो देश को संविधान, कानून और न्याय सिखा रहा है। संगीत रागी धमकी दे रहा है। बाकी ट्रॉल गैंग की तो बात छोड़ ही दो, ये तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। ऐसे हरकतें करते हुए ये लोग लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं पता है। ये चाहते हैं एक ऐसी तानाशाही जिसमें कोर्ट से लेकर बाकी सब संस्थाएं इनके सामने यस सर करें, और बाकी संस्थाओं की हालत तो वैसी हो ही गई है लगभग। एक कोर्ट है जिसमें कभी कभी ऐसे निर्णय आते हैं जिनसे इनको परेशानी होने लगती है, उसको भी ये लोग किसी भी तरह से खत्म करके अपना पालतू बनाना चाहते हैं। और याद रखिए, अगर ये सफल हो गए तो देश असफल हो जाएगा, अगर ये जीत गए तो देश हार जाएगा। मुझे नहीं लगता मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और अपने माननीय चीफ जस्टिस और बाकी जजों के ऊपर जबरदस्त भरोसा रखता हूं। इंटीग्रिटी के लोग हैं, बेहद पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, तो वो जो भी करेंगे देश और संविधान के हित में ही करेंगे, ये मैं जानता हूं। और उनको हमारे आपके साथ की भी बहुत जरूरत नहीं है। वो ऐसी पोजीशन पे हैं कि ऐसी चीजों का बहुत असर लेना उनके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, संविधान के हित में आपका और मेरा, हम सबका फर्ज बन जाता है कि हम लगातार इन लोगों को कंडेम करें, और जस्टिस गवई या फिर जस्टिस खन्ना या फिर मैं किसी एक का नाम क्यों लूं, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को बनाए रखने के पक्ष में लगातार लिखें और बोलें। ये इस समय हमारा राष्ट्रीय फर्ज बन जाता है। मेरे पास
YouTube का एक मीडियम है तो मैं यहां बोल रहा हूं, आप जहां भी हो, सोशल मीडिया पर हो, चाय के अड्डे पे हो, जहां हो, ये बात पूरी ताकत के साथ कहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को भी झुका दिया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट को भी उसके भी रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई तो लोकतंत्र वाकई पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। आज का वीडियो इसी अपील के लिए था। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। एक और अपील कि अगर आपको लगता है कि हम वो बातें कर रहे हैं जो बातें जरूरी हैं, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम पे ये जो आपकी मेंबरशिप होती है, ये हमें बहुत बड़ी ताकत देती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।